अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हारून ने सोचा था कि अगर वो दौलत उसे हासिल हो गई तो मरीना की जिंदगी की तमाम खुशियां उसे दे देगा। इस वक्त भी हालांकि मरीना से ये कहकर आया था कि वापसी का कोई सही अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाद में वहां पहुंचेगा। और उस वक्त मरीना की याद ने उसे इस तरह बेचैन कर दिया कि वो खामोशी से उसकी रिहाइश गाह की जानिब चल पड़ा। फिर वो अंदर दाखिल हुआ। उसे जरा सी हैरत थी कि घर के दरवाजे खुले हुए क्यों हैं। उसने बिजली का स्विच ऑन करते हुए मरीना को आवाज दी। उसका ख्याल था कि वो अपनी ख्वाबगाह में आराम कर रही होगी, लेकिन कमरे में जैसे ही रोशनी हुई, मरीना को सोफे पर पड़े देखकर वो चौंक सा गया। उसने हैरानी से मरीना को देखा जो सोफे पर बेखुद पड़ी हुई थी, लेकिन अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक ही सोफे के अकब से दो अफराद नमूदार हुए और उसके सामने आ गए। उसके साथ साथ ही कमरे के दरवाजे से कुछ और लोग भी दाखिल हुए। ये मसला थे और खौनख्वार निगाहों से उसे देख रहे थे। एक लम्हे के अंदर अंदर हारून के जहन में वो बातें याद आ गईं जो राना अहमद ने उसे जेल में बताई थी। उसे यकीन हो गया कि ये कबूल शाह के आदमी हैं। उसने एक बार फिर मरीना की तरफ देखा और एक लम्हे में ये ऐसा एहसास हुआ कि मरीना का सर गैर फितरी तौर पर एक तरफ को ढलका हुआ है। हारून के जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। वो सब कुछ नजरअंदाज करके मरीना पर झुक गया। उसे वो दोनों नीले निशान साफ नजर आ गए। उसने झुककर उसे और गौर से देखा तो उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकल गई। मरीना मर चुकी थी। उसी वक्त अकब से एक आवाज सुनाई दी। ये सिर्फ एक हादसा कहा जा सकता है, हमने जानबूझकर इसे हलाक नहीं किया। हारून उस आवाज की जानब बढ़ा। ये एक छोटे चेहरे लेकिन भारी बदन वाला आदमी था और उसकी नाक का ऊपरी हिस्सा उसके गालों से चिपका हुआ था। ये हुलिया कबूल शाह का था। उसे यही बताया गया था कि कबूल शाह के हाथ में दबा हुआ रिवाल्वर हारून की जानब उठा हुआ था। उसने कहा, मुझे इस इत्तफाकी हादसे का बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हें मशवरा देता हूँ कि गुस्से में आने की जरूरत नहीं। तुमने इसे कत्ल कर दिया। हारून के हल्के से गुर्राई हुई आवाज उभरी। मैंने कहा ना, जो कुछ हुआ बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर हो गया, और कोई बात अगर इत्तफाक से हो जाए तो वो जुर्म नहीं होती। हारून ने गौर से उसे देखा। वो बदशक्ल तो था ही, लेकिन उसकी छोटी छोटी आंखों में मक्कारी चमक रही थी और चेहरे ही से सफाक और दरिंदा सिफत मालूम हो रहा था। उसके बारे में राना अहमद ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था और हारून का जहन बरक रफ्तारी से काम कर रहा था। उसने राना अहमद की हदायत पर तवज्जो नहीं दी और सीधा मरीना की तरफ चला आया। यकीनन उन लोगों का उसका तआक़ुब किया होगा और नतीजे में मरीना को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ताहम उसने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं कि यह सब कुछ कैसे हुआ? असल में लड़की बहुत ज्यादा दिलेर बनने की कोशिश कर रही थी और मुसलसल तुम्हारे बारे में बताने से इनकार कर रही थी। मेरा ये आदमी जिसका नाम डंगर है, जिस तरह राना अहमद का शिकार हुआ, इसने उसे दीवाना कर दिया है और इस लड़की के मुसलसल इनकार से इसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। हारून डंगर की जानब मुड़ा और उसके कदम आगे बढ़े तो कबूल शाह दरमियान में आ गया। सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन हारून ने बिजली की सी तेजी से तड़प कर कबूल शाह के पेट पर लात मारी और इसके साथ ही उसने डंगर पर हमला कर दिया। उसने कुछ इस तरह फुर्ती का मुजाहरा किया कि वो लोग सकते में रह गए। कबूल शाह ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही हारून का घोंसा उसकी कंपनी पर पड़ा। उसके साथ ही उसने डंगर को संभलने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन पर अपने हाथ जमा दिए और उसे जमीन से ऊंचा उठाकर जमीन पर दे मारा। वो जमीन पर गिरा तो हारून उस पर सवार हो गया।
और उसकी गर्दन दबाता रहा। कबूल शाह के दूसरे साथियों ने अपने रिवाल्वर सीधे करके हारून को मारना चाहा, मगर कबूल शाह के हलक से भेड़िए जैसी आवाज निकली, कुत्ते के बच्चों, इस पर जुनून सवार है, खबरदार इस पर फायरिंग मत करना, तुम लोग इससे दूर रहो। हारून पर वाकई जुनून सवार था। उसने डंगर की गर्दन दबाई, उसको घोंसे मारे। डंगर की नाक की हड्डी टूट चुकी थी, जिससे खून की धार बह रही थी। कई दांत अपनी जगह छोड़ चुके थे। हारून के घोंसों से उसका चेहरा भरता बन गया और उसकी सांस रुक गई थी। फिर कुछ ही लम्हों के बाद उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और जब हारून को अंदाजा हुआ कि वो मर चुका है तो उसने उसकी खोपड़ी पर आखिरी ठोकर रसीद की और वापस पलटा। लेकिन दूसरे लम्हे उस पर हैरत का एक शदीद दौरा पड़ा। उसने देखा कि कमरा खाली है। कबूल शाह और उसके साथी फरार हो गए थे और ये कबूल शाह ने जरा अकल से काम लेते हुए किया था। वो जानता था कि अब डंगर की जिंदगी बचाना मुमकिन नहीं। उसे ये भी खतरा था कि उसके साथी कहीं डंगर की मौत से मुतासर होकर हारून को हलाक ही न कर डालें। चुनाचा वो उन लोगों को वहां से लेकर निकल गया और उसने डंगर की मौत के हवाले कर दिया था। हारून की मौत का मतलब था कि रकम तक उनकी रहनुमाई ना हो सके। वो ठंडा होकर काम करना चाहता था, इसलिए वहां से गायब हो गया। बहरहाल हारून के लिए मरीना की मौत एक गमनाक हादसा थी। कुछ वक्त के लिए उसके सारे मंसूबे खत्म हो गए थे। उसके दिल में ख्याल उभरा कि मरीना के साथ जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरेगी और अगर दौलत का साथ हो तो फिर मोहब्बत की जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन मरीना सामने सोफे पर मुर्दा पड़ी हुई थी। यहाँ रुकना खतरनाक भी हो सकता है। अगर किसी तरह किसी को इल्म हो गया कि यहाँ इस जगह एक लाश मौजूद है तो फिर किसी की भी तरह गुलू खलासी मुमकिन नहीं। बेशक मरीना की मौत उसके लिए एक बदतरीन हादसा थी, लेकिन दूसरा हादसा जो उससे भी ज्यादा बदतरीन होगा। मरीना के कत्ल का इल्जाम उसकी गिरफ्तारी की शक्ल में जाहिर हो सकता है और इस बात के 100% अमकानात हैं कि कबूल शाह ऐसी कोई हरकत कर डाले। चुनाचा उसने मरीना की लाश पर एक निगाह डाली और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी जुदाई मेरे लिए एक बदतरीन हादसा है मरीना, लेकिन शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। वो फुर्ती से बाहर निकल आया और उसके बाद अपने स्टेशन वैगन में बैठकर चल पड़ा। दिल में यह ख्याल था कि अभी किसी मुनासिब जगह क़याम करके खुद को पुरसकून करेगा। गम का एक शदीद एहसास उसके सारे वजूद को थकाए हुए था, लेकिन उस वक्त वो बुरी तरह चौंक पड़ा जब पिस्तौल की ठंडी नाल उसकी गर्दन से आ लगी। उसने अकब नुमा आईने में पिस्तौल बरादर की सूरत देखी और एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। वो कबूल शाह था जिसके चेहरा पूरी खबासत के साथ उसे अकब नुमा आईने में नजर आ रहा था। कबूल शाह थोड़ा सा आगे झुका और उसने उसकी जेबों की तलाशी ले डाली। रिवाल्वर अभी हारून ने अपने लिबास में पोशीदा नहीं किया था, बल्कि दोनों चीजें स्टेशन वैगन ही में छुपा रखी थीं। जब कबूल शाह को उसके पास से कोई हथियार बरामद ना हुआ तो उसकी आवाज उभरी। कबूल शाह ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, किस तरह तुमने जिंदगी गुजारी और जेल क्यों गए थे, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जेल की कोठरी में तुम और राना अहमद साथ साथ थे और मुझे पूरा यकीन है कि जो कार्रवाइयां तुम करते रहे हो वो इस बात की निशानदही करती हैं कि राना अहमद ने तुम्हें अपनी छुपाई हुई दौलत के बारे में बता दिया है। देखो दोस्त, अगर तुम इस दौलत तक मेरी रहनुमाई कर दो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा वादा है। राना अहमद तो अभी तवील अरसे तक रिहा नहीं हो सकता और रिहा हुआ भी तो हम उसे कहाँ छोड़ेंगे, वो गलतफहमी का शिकार है। लेकिन अगर तुम्हें उसके बारे में मालूमात हासिल हैं तो तुम जिंदगी से फायदा उठाओ, बजाय इसके कि तुम खुदकुशी करो और मुझे भी मार डालो। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि जिंदा रहकर इस दौलत से फायदा हासिल करो? महबूबाएं तो कदम कदम पर बिखरी हुई हैं। जब एक दौलतमंद करोड़पति की हैसियत से तुम इस दुनिया के सामने आओगे तो अपनी ऐसी बेशतर महबूबाएं तुम्हारे कदमों की खाक छानती हुई नजर आएंगी।
पता नहीं कबूल शाह क्या क्या कहता रहा, लेकिन हारून के दिमाग पर ठोकरें पड़ रही थीं। आज जिंदगी में पहला ख्याल उसे आया था कि वो कौन है। ये बात उसके इल्म में थी कि वो दाऊद खाकान का बेटा है। उसे ये भी मालूम हो चुका था कि दाऊद खाकान उसे कहीं से नीम बेहोशी की हालत में लाया है। इस सिलसिले में डॉक्टर राजी ने एक बार उससे गुफ्तगू की थी और ये तफसील बता दी थी। डॉक्टर राजी ने बताया कि वो अंटार्कटिका से लाया गया है और उस वक्त उसकी कैफियत एक मुर्दा जिस्म जैसी थी। हारून ने कभी इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज न जाने उसके जहन में कौन सी गिरा मुतासर हो गई थी। वो इस सोच में डूब गया कि वाकई वो कौन है। स्टेशन वैगन ड्राइवर करते हुए उसका जहन किसी सोच में डूबा रहा। वो नदी, वो पुल न जाने कब का पीछे रह चुका था। दाएं सिमत इस जेली सड़क पर मोड़ लो, मैं तुम्हें एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से अपने घर ले जा रहा हूँ। तो उसने गैर इख्तियारी तौर पर वैगन सड़क से नीचे उतार दी और फिर उस वक्त चौंका जब एक फॉरेन हाउस जैसी जगह स्टेशन वैगन जाकर रुकी। बे इख्तियार उसका पांव ब्रेकों पर दब गया और स्टेशन वैगन रुक गई थी। नहीं नहीं, चलते रहो, ये मेरा घर है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूमात हासिल हैं। यहाँ मेरी बीवी रहती है, लेकिन लोग शहरी आबादी में मौजूद मेरी पहली बीवी के बारे में जानते हैं। इस दूसरी बीवी के पास मैं पहली बार यहाँ किसी को लाया हूँ। हारून खोया खोया सा था। मरीना की मौत का गम और उसके बाद कबूल शाह का सवाल उसे ज़हनी तौर पर मुअत्तल किए हुए था और उसकी तमाम तर जिस्मानी कुव्वतें सर्द हो गई थी। कबूल शाह शैतान सिफ्त आदमी था। वो उसे अंदर लाया और उसने उसे बैठने के लिए एक उम्दा पेशकश की। वो कहने लगा, और अब मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। उम्दा किस्म की काफ़ी और इंतहाई आला दर्जे के सैंडविच लेकर वो 19-20 साल लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर एक बार फिर हारून की तमाम तर ज़हनी कुव्वतें वापस आ गई थीं। लंबे लंबे स्याह बाल, दूधिया सफ़ेद जिस्म, हसीन आंखें, ऐसे तीखे और दिलकश नकूश के देखने वाली निगाहें बार बार देखने की आरज़ू करती रहें। ये मेरी दूसरी बीवी फैजा है और फैजा ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। लड़की ने एक निगाह हारून को देखा और एक लम्हे के अंदर अंदर हारून ने अंदाजा लगा लिया कि उन आंखों में पहले पसंदीदगी की एक झलक और फिर हसरत नमूदार हुई और उसके बाद वो गम का तासर चेहरे पर सजाए गर्दन झुकाकर बाहर निकल गई। कबूल शाह ने सैंडविच की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले हम अपनी रवायत के मुताबिक थोड़ी सी खातर मदारत करते हैं और उसके बाद बाकी बातें। सैंडविच के 3 पीस और एक काफी ने कुछ लम्हों के लिए तो हारून को बड़ी फरहत बख्शी, लेकिन उसके बाद उसकी पलकें झपकने लगी और ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो उसी सोफे पर पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बेहोश हो चुका था और बेहोशी की वजह ये काफी थी जिसमें ख्वाब आवर दवा मिली हुई थी। तब कबूल शाह ने उसे अपने कंधों पर उठाया और एक जानब चल पड़ा। न जाने कितनी देर के बाद उसे होश आया और होश आने की वजह शदीद जिस्मानी तकलीफ थी जो उसे अपनी कलाइयों में महसूस हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी कलाइयां काटी जा रही हों। उसने खौफजदा अंदाज में आंखें खोलकर कुर्बो जवार के माहौल को देखा। कलाइयों की तकलीफ की वजह उसके बदन का पूरा बोझ था जो कलाइयों में अटका हुआ था, यानी उसकी कलाइयां एक छत में लगे कड़े जैसी जगह में बंधी हुई थीं और उसका पूरा बदन उन कलाइयों के बल पर झूल रहा था। जिस कोठरी में मौजूद था वो ज्यादा से ज्यादा 6 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी होगी। हारून के हाथ बंधे हुए थे और वह जमीन से तकरीबन 3 फुट ऊपर फिजा में मुअल्लक था। उसके हलक से कर्बनाक आवाजें निकलने लगी और पहले ही आवाज के साथ दरवाजा खुला और कबूल शाह अंदर आ गया। उसके सफाक चेहरे पर इस वक्त कुछ और सफाकी फैली हुई थी। हाँ मेरे दोस्त, अब तुम सिर्फ सच बोलोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। इस बात की मुकम्मल तस्दीक हो चुकी है कि राना अहमद ने तुम्हें अपनी उस दौलत के बारे में सारी तफसील बता दी है जो उसने लूटी थी, करोड़ों रुपए की दौलत, और यकीनन तुम भी उसी के लिए तकलीफ उठा रहे हो। लेकिन अब देखना यह है कि तुम किस कदर सख्त जान हो। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें इस मुसीबत से निजात मिल सकती है। वैसे मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बहुत जल्द
इस दौलत की तलाश में रवाना होने वाले थे। गलती हमसे हुई, हमें उस लड़की की रिहाइशगाह पर जाकर उससे तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने की बजाय तुम्हारे ही पीछे लगा रहना चाहिए था। जो स्टेशन वैगन तुमने इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें से जो चीजें बरामद हुई हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि तुम किसी मुहिम पर रवाना होने वाले थे और बहुत जल्द हम भी उस दौलत को हासिल कर लेने के ख्वाहिशमंद थे। चुनाचा अब बेहतर ये होगा कि तुम हमसे ताआवन करो। बात वही है, उसने ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हें पेशकश की थी, हम उससे भी 5% बढ़ा देते हैं। तुम हमें बताओ कि उसने वो रकम कहाँ छुपा रखी है। तुमने बेहोश करके मुझे बांधा है, तुझ में इतना भी हौसला नहीं था कि मुझ पर हमला करके मुझे बेहोश करता। हाँ, बात असल में ये है कि तुम पर हमला करके तुम्हारी जान निकाली जा सकती है, लेकिन तुम्हारी मौत हमें उस दौलत का पता नहीं देगी। हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, लेकिन मुर्दों से भी बदतर। अगर तुम मेरी बात मान लो तो अभी इस मुसीबत से निजात मिल सकती है। मैंने कहा ना, तुम मुझसे कुछ नहीं मालूम कर सकते। कबूल शाह की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने आगे बढ़कर हारून के कमीज के गिरेबान में हाथ डोलकर जोर से झटका दिया। कमीज नीचे तक फट गई। उसके बाद उसने हारून के पेट पर घोंसे बरसाना शुरू कर दिए। बड़े आहनी हाथ थे उसके। हारून पहले ही कलाइयों की तकलीफ से दीवाना हो रहा था। अब तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म का एक एक हिस्सा कट गया हो। चंद घोंसे खाने के बाद उसकी गर्दन झूल गई थी, लेकिन जब उसे दोबारा होश आया, वो कोठी के फर्श पर पड़ा हुआ था और करीब खड़ा हुआ कबूल शाह उस पर पानी उंडेल रहा था। बहुत कुव्वते बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हो, लेकिन मेरा नाम भी कबूल शाह है। जुबान खोलोगे तुम, और इस तरह खोलोगे कि देखने वाले देखेंगे। वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने आहनी दरवाजा मुतकफल कर दिया था। हारून कुछ देर तक फर्श पर पड़ा रहा, फिर अपने आप को घसीटता हुआ उस बेंच तक लेट गया जो सामने पड़ी हुई थी। उसके जिस्म के हर हिस्से से दर्द की लहरें उठ रही थीं। फिर मुसलसल 3 दिन उसे इसकी अज़ियतें सहते हुए गुजर चुके थे। आज भी कबूल शाह ने लातों और घोंसों की बारिश शुरू कर दी थी। उसकी ठोकरें और घोंसे हारून के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ रहे थे। हारून कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि रिवाल्वर वाले इस बात के लिए तैयार हैं कि वह ज़रा से भी कोशिश करे तो कम अज़ कम उसे इसके पैरों से तो महरूम कर ही दिया जाए। वो ज़मीन पर ढेर हो गया। उसके एक कान से खून बहने लगा। कबूल शाह उसे इसी हालत में छोड़कर चला गया। उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद फैज़ा पानी की बाल्टी लेकर पहुंच गई। इस मर्तबा वो किसी एहतियात का मुजाहरा किए बगैर ताला खोलकर कोठरी में आ गई। दौलत एक बड़ी ज़रूरत होती है, तुम यकीन करो। मैं ये अल्फाज कबूल शाह के लिए नहीं कह रही, लेकिन खुदा के लिए उसे इसका पता बताकर अपनी ज़िंदगी बचा लो। वो इंतहाई जालिम और बेरहम आदमी है। अगर तुमने उसे उसका पता ना बताया तो वो तुम्हें सिसका सिसका कर ख़त्म कर देगा। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है? हारून ने होंठों पर जमा हुआ खून पूंजते हुए कहा, और उसके मुंह से एक सिसकी सी निकल गई। वो बोली, तुम नहीं जानते, मैं शायद मौत की जानब बढ़ रही हूँ। अब तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत या हमदर्दी पैदा हो, या कोई मुझे मोहब्बत भरे अंदाज में देखे। एक बात का जवाब दोगे? हाँ, पूछो। पहले तुम्हें मैं ये बता दूं कि वो अपने आदमियों के साथ चला गया है और शायद रात को वापस ना आए। मुझे हदायत कर गया है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। वो तुम्हें फरार होने का मौका नहीं देना चाहता। मैं सब कुछ जानता हूं फैज़ा। तुम्हारी इस हमदर्दी के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तो फिर क्या फैसला किया है तुमने? इस तरह तो शायद मुझे जिंदा रहने का मौका मिल जाए, लेकिन रकम का पता मालूम हो जाने के बाद वो मुझे गोली मार देगा, क्योंकि इसके बाद मेरी जिंदगी उसके लिए बेमकसद हो जाएगी। फैज़ा हारून को देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम कौन हो? हारून के जहन को फिर वही झटका लगा। एक लम्हे के लिए उसकी हालत मुतगैर हो गई थी। पता नहीं क्यों ये सवाल उसके दिलो दिमाग को शदीद मुतासर कर देता था। फैज़ा की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, मैं बहुत मजलूम हूँ हारून।
कबूल शाह ने मेरे वालिद को ब्लैकमेल करके मुझसे शादी कर ली थी। उसने उन्हें एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया जो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जिसकी सजा मौत तक हो सकती थी, और उनकी जिंदगी बचाने के लिए मुआवजे के तौर पर उसने मुझे मांग लिया और मेरे वालिद को मेरी जिंदगी उसके हवाले करनी पड़ी। इस गम से वो जिंदा नहीं रह सके, लेकिन मैं कबूल शाह के चक्कर में फंस कर रह गई। वो जालिम और संग दिल एक और बीवी का शोहर और 2 बच्चों का बाप है। वो शहर में रहती है और उसने मुझे यहाँ लाकर रखा हुआ है। मैं उसके लिए एक कैदी की हैसियत रखती हूँ। इसके अहकामात पर अमल करती रहूं तो सब ठीक है, वरना जिंदगी खत्म होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें एक पेशकश करूं। देखो, मैं एक खुले दिल और खुली तबीयत का आदमी हूँ। जो बात दिल में होती है साफ कह देता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हकीकत ये है कि मेरे पास इतनी रकम मौजूद है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, और इस सिलसिले में तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो। वो हारून को देखती रही और फिर उसने आगे बढ़कर हारून को सहारा देते हुए कहा, अगर जिंदगी ना भी बचे तो तुम्हारी कुर्बत के कुछ लम्हात जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी ही जगह पैदा हो चुकी है। फैजा ने उसे सहारा देकर बेंच पर बिठाया और कपड़ा भिगो भिगो कर उसके चेहरे और गर्दन का खून साफ करने लगी, और फिर उसने उसके जिस्म के उन हिस्सों पर गीला कपड़ा फेरा जहां जहां उसे चोटें लगी थीं। उसने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ फैजा, और जब भी तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ यहाँ से फरार होने के लिए तैयार हूँ। आज की रात, सिर्फ आज की रात, कौन जाने कल उसका जहन किस तरफ माइल हो जाए। तुम तैयार हो जाओ, वो रात को वापस नहीं आएगा। जिन दोस्तों के साथ वो गया है वो अय्याश तबाह हैं, और मैं जानती हूँ वो उसे लेकर कहाँ गए हैं। उठो। उसने उसे सहारा देकर उठाया और बाहर ले आई। ये देखकर हारून को खुशी हुई थी कि स्टेशन वैगन उसी इमारत के हाथे में खड़ी हुई थी। पता नहीं उसका सामान उसमें था या नहीं। बहरहाल फैजा ने उसके लिए कबूल शाह के कपड़े निकाले और उससे कहा, यकीनन ये तुम्हारे जिस्म पर ठीक होंगे। हारून ने वो शलवार और कमीज तब्दील कर लिए। इसके बाद बदन के दुखन अब भी शदीद थी, लेकिन उसके अंदर एक हौसला पैदा हो गया था। फिर उसने उस गाड़ी का जायजा लिया। राइफल और रिवाल्वर भी उसमें मौजूद थी। उसने राइफल वहीं छोड़ी और रिवाल्वर उठाकर अपने लिबास में छुपा लिया। इस दौरान फैजा किसी दूसरे कमरे में चली गई। जब वो वापस आई तो उसके पास एक ऑटोमेटिक राइफल मौजूद थी और वो कारतूस भी खासी तादाद में लाई थी। उसने कहा, क्या तुम यही गाड़ी इस्तेमाल करोगे? इसे तो दूर से ही पहचान लिया जाएगा। तो फिर यहाँ एक और गाड़ी मौजूद है जो हर तरह से काबिले भरोसा है। ये मैं उसकी चाबी लेकर आई हूँ। हमें दूसरी गाड़ी का सामान उस गाड़ी में मुंतकिल करना पड़ेगा, तो कोई हर्ज नहीं। हम जल्द ही यहाँ से रवाना हो सकते हैं। तमाम तैयारियां कर ली गईं। अपने तमाम जिस्मानी तकलीफों के बावजूद हारून ने बेहतरीन ड्राइविंग का आगाज कर दिया। इस वक्त रात के तकरीबन 2:15 बजे थे। फार्म हाउस से निकलते ही हारून ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और अपने जहन में छुपे हुए उस नक्शे को दोहराया जो राना अहमद ने उसे बताया था। हारून का जहन बरक रफ्तारी से काम कर रहा था। अब वो अपना काम को फुर्ती से सर अंजाम देना चाहता था। रात भर के तवील सफर के बाद वो जिस इलाके में दाखिल हुए, नक्शे के मुताबिक यही वो इलाका था जहां से राना अहमद की छुपाई हुई दौलत हासिल हो सकती थी। ताहद्दे निगाह रेगुजार और कहीं कहीं उभरी हुई संगलास चट्टानों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज कहर बरसा रहा था। ये इलाका इंतहाई गर्म था और गर्मी की शिद्दत से उनके दिमाग पिघले जा रहे थे और यूं लग रहा था जैसे वो किसी जहन्नम में निकल आए हों। एक जरा सी गड़बड़ हुई थी, वो ये कि राना अहमद ने मतलूबा मकाम तक पहुंचने का जो रास्ता बताया था, हारून उसकी मुखालिफ सिमत से आया था, लेकिन वो मोड़ उसके जहन में था जहां से उसे ये सड़क छोड़ना थी। वह उसे मुखालिफ सिमत से आने के बायस उस मोड़ को पहले छोड़ गया और तकरीबन 1 फरलांग का फैसला तय करने के बाद सड़क के किनारे राना अहमद की बताई हुई एक निशानी देखते ही उसने गाड़ी वापस मोड़ ली और उसे मोड़ पर घुमा दिया जिसे वो पीछे छोड़ आया था। उन लोगों ने कुछ लम्हों तक अपने आप को संभाला और फिर उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। फैजा उसका मुसलसल साथ दे रही थी। हर चंद कदम के बाद वो रुक जाते। तपती हुई रेत में उनके जूतों के सोल अंगारों की तरह दहकने लगे थे, जिससे दोनों के पैरों में आबले नमूदार होना शुरू हो गए। बहरहाल वो सफर करते रहे। चट्टान अब चंद गज दूर रह गई थी। वो एक बार फिर रुक गए।
फिर अचानक ही किसी छठी हिस्स की निशानदही के ज़ैर तहत हारून ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। बहुत दूर रेत के टेले पर 3 इंसानी साए नजर आ रहे थे जो एकदम उछलकर टेले की आड़ में गायब हो गए थे। कुछ देर के बाद 3 और इंसानी साए नमूदार हुए, लेकिन दूसरे लम्हे वो भी गायब हो गए। हारून को अपने हल्क में कांट से चुभते हुए महसूस होने लगे और पूरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगने लगी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि कबूल शाह और उसके साथी उसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। वो दोनों चट्टान के दामन में पहुँच गए। तकरीबन 15 फुट ऊपर एक बहुत बड़ा नोकीला पत्थर साइबान की तरह चट्टान से बाहर निकला हुआ था। ये वो आखिरी निशानी थी जिसके बारे में राना अहमद ने बताया था। राना के कहने के मुताबिक नोटों के वो थैले इस साइबान नमा पत्थर के नीचे रेत में दफन थे। हारून ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार भी उसे वो लोग नजर आ गए थे। दूर से उनकी सूरतों का अंदाजा नहीं होता था, लेकिन अकल से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कबूल शाह और उसके साथी मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। हारून का ख्याल था कि अगर वो रुके बगैर चलते रहे तो उन्हें यहाँ पहुँचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर वो रकम के थैले वहां से निकाल कर फरार की कोशिश करे तो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? वो मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। आखिर चट्टान पर चंद फुट ऊपर एक ऐसी दरार नजर आ गई जहां वो पनाह ले सकते थे। चुनाचा उसने लड़की को इशारा किया और वो उसके साथ उस बड़े पत्थर की जानब चल पड़ी। वो पत्थर से घूमकर उस गड्ढे तक पहुंचना चाहते थे। दरार अगरचा ज्यादा कुशादा नहीं थी, लेकिन वहां उन्हें ना सिर्फ धूप से निजात मिल सकती थी, बल्कि वो कबूल शाह और उसके साथियों पर निगाह रख सकते थे। चुनाचा वहां पहुंचने के बाद हारून ने फैजा को दरार के पिछले हिस्से में धकेल कर नीचे झांका। वो लोग दरार के ऐन नीचे चट्टान के दामन में पहुंच चुके थे और उस जगह खड़े हुए थे जहां हारून के अंदाजे के मुताबिक रकम का सूटकेस दफन था। वो गर्दनें उठा उठा कर इधर उधर देख रहे थे। उन लोगों की बातों से हारून को ये अंदाजा हो रहा था कि अब वो उन्हें पहाड़ी की दूसरी तरफ तलाश करने का मंसूबा बना रहे हैं। उसने फैदा को सरगोशियाना अंदाज में ये खुशखबरी सुनाई और फिर उन्हें उस वक्त तक इंतजार करना पड़ा जब तक वो लोग वहां से रवाना नहीं हो गए। पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद उन दोनों ने दरार से सर उभारा और मैदान साफ पाकर पत्थरों की आड़ लेते हुए चट्टान से नीचे उतरने लगे। हारून ने अभी तक फैदा को यह बात नहीं बताई थी कि रकम के वो थैले या थैला साइबान की तरह चट्टान से बाहर निकले हुए पत्थर के ऐन नीचे दफन है, और उसकी वजह यह थी कि वो फैदा पर अभी तक मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सका था। मतलूबा जगह पर खुदाई करने से पहले हारून ने कुछ देर आराम कर लेने की तजवीज़ पेश की। दोनों एक जगह चट्टान के साए में बैठ गए। हारून ने पानी की बोतल फैदा की तरफ बढ़ा दी। पानी पीने के बाद फैदा पर हल्की सी गनूदगी तारी होने लगी तो हारून ने मौका पाकर उसके बैग से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया और उसकी नाक में दबा दबा कर रेत भरने के बाद पिस्तौल दोबारा बैग में रख दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसने फैदा को झंझोड़ कर जगाया और दोनों रेंगते हुए उसी जगह आ गए जहां हारून के अंदाजे के मुताबिक रकम के वो थैले हो सकते थे। दोनों घुटनों के बल हाथों से रेत हटाने लगे। तपती हुई रेत को हटाने के लिए उन्हें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। पसीने से भीगे हुए लिबास जिस्मों से चिपक रहे थे और प्यास की शिद्दत हल्क में कांटे से चुभते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन वो रुके बगैर रेत हटाते रहे। उन्होंने तकरीबन 2 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया, लेकिन अभी तक किसी थैले की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दिए। इस सूरत हाल से हारून ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं वो गलत जगह पर खुदाई तो नहीं कर रहा। उसने हाथ रोक लिए और खुराक का आखिरी डब्बा खोलकर खाने पीने में मसरूफ हो गया। तवानाई हासिल करने के बाद उसने फिर खुदाई शुरू कर दी। आखिरकार उसकी उंगलियां जब कैनूस के कपड़े से खड़खड़ाईं तो एक लम्हे तो अंदाजा नहीं हो सका कि ये क्या चीज हो सकती है, लेकिन उसके हाथों में तेजी जरूर आ गई और आखिरकार उसने नीले रंग के कैनूस के उस थैले को देख लिया जो मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ था। उसके हाथों में तेजी आ गई। थैला मखसूस अंदाज का था। उसने उसे खींचा। फैजा ने भी उस सिलसिले में उसका साथ दिया। दरमियाने साइज के 2 थैले थे जिनमें नोटों की गुड्डियां भरी हुई थी। सही तौर पर
अंदाजा लगाने के बाद वो दौड़ते हुए चट्टान के साए में पहुंच गए। हारून ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए थैले खोल कर देखे और दोनों पर सख्ते की सी कैफियत तारी हो गई। माजी की वो तमाम यादें एक लम्हे के अंदर ताज़ा हो गई थीं, जिनमें हारून खाकान की दौलत उड़ाता रहा था। अब तो तवील अरसे से वो बेकसी और कसपनरी की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन नोटों के ये अंबार एक बार फिर उसको उसकी हैसियत वापस दिलाने वाले थे। एक लम्हे के लिए उसके ख्वाब उसकी आंखों में गर्दिश करने लगे, लेकिन फौरन ही उन ख्वाबों से उसे चौंकना पड़ा। फायर की आवाज के साथ एक गोली उनके करीब आई और रेत में धंस गई। उसके बाद आने वाली 3 गोलियां हारून और फैदा के आसपास गिरी, जिनसे रेत उड़ने लगी। हारून ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बैग पर झपटा मारा और दूसरे हाथ से फैदा को पकड़े हुए चट्टान की तरफ दौड़ा। गोलियां तेजी से उनके आसपास रेत में धंसने लगी। चट्टान के करीब पहुंचकर उसने नहायत फुर्ती से थैला कंधे पर डाला, उसी का गुच्छा फैदा के कंधे पर फेंका और दूसरे हाथ से राइफल संभाल कर उस पत्थर की तरफ दौड़ा, जिसकी दूसरी तरफ घूमता हुआ रास्ता उसी दरार की तरफ चला गया था। उसने राइफल का मुंह उस जानब मोड़ दिया, लेकिन धूप में चमकने वाली दुश्मनों की राइफल गायब हो चुकी थी। वो ट्रैगर पर उंगली रखे इंतजार करता रहा। वीराना एक बार फिर गूंज उठा। इस बार बहुत सी राइफलें एक साथ धार उठी थीं। पत्थर की किरचियां बारिश की तरह उन पर गिरने लगी। दफतन उसे यूं लगा जैसे उसके बाएं पहलू में पिसली के गिर्द कोई दहकता हुआ अंगारा प्यूसत हो गया। बाएं तरफ से आने वाली कोई गोली उसकी खाल को चीरती हुई निकल गई थी, लेकिन जख्म बहुत गहरा नहीं था। शदीद तकलीफ के बावजूद वो अपनी जगह से नहीं हिला और उसने राइफल का निशाना उस तरफ मरकूज रखा जहां कुछ देर पहले राइफल की नाल चमकती हुई नजर आई थी। फिर कुछ मिनट के बाद उसकी मुश्किल हल हो गई। उसे एक आदमी का सर दिखाई दिया और फिर कंधे उभरे और फिर वो आदमी पूरी तरह सामने आ गया, जो फायरिंग करता हुआ टेलों की आड़ लेता हुआ तेजी से उस जानब बढ़ रहा था। उसी लम्हे हारून ने दाएं तरफ से भी एक आदमी को टैले के पीछे से नमूदार होते देखा। उसकी आंखें अपनी राइफल की दूरबीन से लगी हुई थीं। पहला आदमी जैसे ही दूरबीन की क्रॉस लाइन के शीशे में नजर आया, हारून ने ट्रैगर दबा दिया और वह शख्स अपनी जगह से कई फुट दूर उछल कर गिरा। उसके जिस्म का एक हिस्सा बुरी तरह उड़ गया था। हारून ने नहायत फुर्ती से राइफल का रुख मोड़कर दूसरे आदमी की तरफ कर दिया। ये फायर भी खाली नहीं गया और वह चीख मार कर नीचे गिरा। हारून की दूसरी गोली ने उसके पेट के परखच्चे उड़ा दिए और वह चीखता हुआ टेले के दूसरी जानब लड़ गया था। उसके मुंह से निकलने वाली आखिरी चीख कितनी ही देर वीराने में बाज गश्त पैदा करती रही। फिर चंद मिनट बाद सामने से 2 राइफल धाड़े, लेकिन फायरिंग करने वाले इतने दूर थे कि हारून के उनकी गोलियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने अपना सर राइफल के बट पर टिका दिया और चंद लम्हे उसी तरह लेटा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। उसकी नजरें नशीब में टैलों पर ही मरकूज थीं। फैजा सिर कर उसके करीब आ गई और खुद भी उसके साथ साथ दूसरी जानब देखने लगी। नोट उनके करीब ही रखे हुए थे और उन पर निगाह पड़ती तो हारून के दिल में खुशी की एक लहर जाग उठती और जख्म की तकलीफ खुद ब खुद कम हो जाती। वो दोनों जिस जगह फंसे हुए थे वो अंग्रेजी हरफ पो की तरह एक छोटा सा दरा था। उनके नीचे अमूदी चट्टान थी। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसकी दूसरी जानब तकरीबन 100 फुट गहरा खड्डा होगा और वहीं से वसी रेगिस्तान शुरू हो जाता था। हारून उन्हें बड़े गौर से देखता रहा था। इस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। उसे मरीना याद आई। उस बेगना और मासूम लड़की को बेदर्दी से मौत के घाट उतारने के बाद उन दरिंदों ने खुद उसे और फैसले को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हारून अपने आप को इतना गिरा हुआ नहीं समझता था कि उन्हें बेखबरी में मौत की नींद सुला देता। अचानक ही उसके हलक से एक धाड़ निकली, कुत्तों मैं यहाँ हूँ, हिम्मत हो तो आओ। वो लोग तेजी से आवाज की सिमत घूम गए और हारून ने बेतहाशा उन पर गोलियां बरसा दी। वो सब उसके निशाने की जिद में थे। किसी को कहीं पनाह लेने का मौका ना मिल सका और वो बुरी तरह इधर उधर गिरे। हारून ने उस वक्त तक ट्रैगर से उंगली नहीं हटाई जब तक कि राइफल खाली नहीं हो गई। देखने से ये अंदाज़ा होता था कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। फैदा पथराई हुई नज़रों से उन लोगों की मौत का मंजर देख रही थी। उन सब के खात्मे के बाद हारून ने इत्मीनान का सांस लिया।
कुछ देर आराम करने के बाद वो रेगिस्तान की तरफ चल दिए। जब वो आखिरी टेले पर पहुंचे तो सूरज झुक रहा था और टेले से चंद गज आगे वो गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें वो यहाँ तक आए थे। गाड़ी को देखते ही फैज़ा अचानक रुक गई और फिर घुटनों के बल दोहरी हुई चली गई। हारून ने बोतल फेंक कर बचे हुए आखिरी चंद कतरे भी उसके हलक में उंडेले और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। नोटों के थैले उसने अब भी संभाल रखे थे और दूसरे हाथ से फैदा को सहारा देकर वो आगे बढ़ने लगा। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक ही उसे एक फायर सुनाई दिया और हारून के पूरे बदन में थरथरी दौड़ गई। बाएं तरफ से आती हुई ये आवाज पहले तो उसे अपना वहम महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो उस तरफ मुड़ा उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। कबूल शाह गन थामे उसके सामने खड़ा था और अच्छी खासी हालत में नजर आ रहा था। ना जाने किस तरह वो बच गया था। बज़ाहिर उसके पूरे वजूद में कोई जख्म भी नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल ये कोई तअज्जुब खेज बात नहीं थी। ये समझा जा सकता था कि अंधाधुंध फायरिंग से वो बच गया और फिर बड़ी एहतियात के साथ वो यहाँ तक पहुँचा। बेहालत मजबूरी हारून ने फैज़ा को छोड़ दिया। वो धड़ाम से तपती हुई रेत पर गिर गई। गोया तुम अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ कर यहाँ से वापस जा रहे हो, ये कहकर कबूल शाह आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब पहुँच गया। उसने एक बार फिर हंसते हुए हारून को देखा। हारून की हालत इस वक्त ज्यादा बेहतर नहीं थी और कबूल शाह महसूस कर रहा था कि अब वो कुछ भी नहीं है। चनाचा उसने अपने लिबास से एक रस्सी निकाली और हारून की तरफ देख कर गुर्राया। हाथ आगे बढ़ा। हारून ने एक लम्हे के अंदर अंदर सिचुएशन का जायजा लिया। कबूल शाह उसकी खस्ता हालत का अंदाजा लगाकर ये सोच रहा था कि उसे आसानी से काबू में करेगा, लेकिन हारून जिंदगी और मौत की बाजी लगाने को तैयार था। जैसे ही कबूल शाह ने रस्सी उसकी दोनों कलाइयों पर लपेटने के लिए अपना चेहरा आगे बढ़ाया तो अचानक ही हारून ने पूरी कुव्वत से अपना सर उसकी नाक पर दे मारा। ये इतनी जोरदार ज़रब थी कि खून की धार कबूल शाह की नाक से बह निकली और उसके हलक से एक बेइख्तियार चीख निकल गई। नोटों के जो थैले उसने हारून से अलहदा कर दिए थे वो नीचे गिर पड़े और कबूल शाह की नाक से टपकने वाला खून थैलों पर गिरने लगा। उसके हाथ से गन भी निकलकर दूर जा गिरी थी। दफतन वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटकर चीखा, गोली मार दो इसे जिंदा नहीं बचना चाहिए। हारून तेजी से पीछे घूम गया और फिर एक लम्हे के लिए उसके हवास उसका साथ छोड़ते हुए महसूस हुए, क्योंकि फैज़ा उस पर अपना ऑटोमेटिक पिस्तौल ताने खड़ी थी। इस वक्त उसका चेहरा चंद मिनट पहले की फैज़ा से बहुत मुख्तलिफ था। हारून की आंखें चढ़ने लगीं। वो फैज़ा के इस किरदार पर गौर करने लगा और फिर उसने फैज़ा की आवाज़ सुनी, लेकिन अचानक ही उसने पिस्तौल का रुख कबूल शाह की तरफ कर दिया। उसके चेहरे की हैजानी कैफियत बता रही थी कि वो उन दोनों को ही धोखा देने का इरादा रखती है, लेकिन इस वक्त हारून को अपनी हिकमत अमली पर खुद प्यार आया था। उसने एहतियातन ही उस ऑटोमेटिक पिस्तौल की नाल में रेत भर दी थी। फैज़ा ने कबूल शाह पर फायरिंग करने की कोशिश की तो हारून के मुंह से आवाज निकली, रुक जाओ, गोली मत। लेकिन अभी उसने इतना ही कहा था कि फैज़ा ने ट्राइगर दबा दिया। पिस्तौल की नाल में रेत दबी हुई थी। ट्राइगर दबते ही पिस्तौल के एक धमाके से फटा और फैज़ा के चेहरे के परखच्चे उड़ गए। वो कटे हुए दरख्त की तरह लहरा कर नीचे गिर पड़ी। हारून ने एक निगाह उसे देखा। उस वक्त कबूल शाह भी अपनी तकलीफ भूलकर उसकी तरफ मतवज्जा हो गया, लेकिन फैज़ा मर चुकी थी। हारून ने कबूल शाह की इस हैरत से फायदा उठाया और फुर्ती से आगे बढ़कर कबूल शाह की राइफल उठा ली और फिर उसने कबूल की शाह की तरफ खूनी निगाहों से देखा और गुराती हुई आवाज में बोला, चलो ये नोट चाहिए ना तुम्हें, उठाओ उन्हें। उसने राइफल की नाल से इशारा किया और कबूल शाह ने दोनों हाथ नाक से हटाने की कोशिश की। नाक से अब भी खून बह रहा था। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सका। हारून की राइफल से फायर हुआ और गोली कबूल शाह के सीने में ऐन दिल के मकाम पर प्युस्त हो गई। वो नीचे गिरते हुए फटी फटी आंखों से हारून को देख रहा था और चंद ही लम्हों के बाद उसकी आंखें बेनूर हो गईं। हारून सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसने चारों तरफ देखा। वहां उस चट्टान के पास जो लाशें ऊंधी सीधी पड़ी हुई थी, यकीनी तौर पर कबूल शाह ने वहां अपने आप को बचा लिया था और उसके बाद यह संगीन ड्रामा इख्तिताम पजीर हो गया। जरूरी था कि इस ड्राप सीन को बहुत देर तक निगाहों के
के सामने ना रखा जाए। चुनाचा उसने नोटों के थैले डिग्गी में रखने की बजाय सीटों के नीचे दाखिल कर दिए और इस तरह उन्हें महफूज किया कि वो किसी देखने वाले को नजर ना आ सकें। बज़ाहिर अब कोई खतरा नहीं था सिवाय जख्म की उस तकलीफ के जिसे हारून ने उस वक्त अपने जहन से निकाल दिया था। देर तक वो सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और फिर एक मंसूबा उसके जहन में आया। आर्जी तौर पर जो पनाहगाह उसके लिए महफूज है ये वही फार्म हाउस हो सकता है जहां कबूल शाह उसे ले गया था और जहां फैज़ा ने उसकी देखभाल की थी। फार्म हाउस में मजीद क्या क्या मुश्किलें पेश आ सकती थी ये बाद की बात थी, लेकिन आर्जी तौर पर इससे बेहतर क़यामगाह और कोई नहीं हो सकती थी। खास तौर से ये गाड़ी भी जो फार्म हाउस से ही बाहर निकल आई थी वहां वापस पहुंच जाए तो किसी को इसके बारे में शुबा नहीं होगा। बहरहाल ये सारा मसला हिम्मत का था और हारून में हिम्मत की कमी नहीं थी। तमाम कामों से फरागत हासिल करने के बाद उसने बेडरूम का रुख किया और आरामदा बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गया। जब जागा तो शदीद बुखार में मुब्तला था। उसे अपने वजूद में कमजोरियों का एहसास हुआ। सबसे पहले उसने उस जगह जाकर नोटों के थैलों को देखा जहां उसने महफूज कर दिया था। थैले मुकम्मल तौर पर महफूज थे और ये सबसे बड़े इत्मीनान की बात थी, यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। 3 दिन तक हारून उस फार्म हाउस में रहा और उसे ज़रा बराबर भी कोई परेशानी नहीं हुई। फार्म हाउस के मालकान का ही त्या पांजा हो चुका था। कबूल शाह के दूसरे साथी भी मौत के घाट उतर चुके थे, इसलिए किसी ने यहाँ कोई राब्ता भी कायम नहीं किया। गोया एक तरह से अब ये फार्म हाउस हारून की मलकियत ही बन गया। बहुत कुछ गौर किया था उसने। पहले दिन उसे शदीद बुखार रहा, ये जख्म की तकलीफ की वजह से। वो अपने तौर पर ही इस जख्म का इलाज करता रहा क्योंकि कोई खतरनाक जख्म नहीं था। ऊपरी चोट लगी थी और जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गया। 3 दिन में वो खासा बेहतर हो गया और हारून को उसकी तकलीफ का एहसास नहीं था। चुनाचा नए मंसूबों के तहत उसने फार्म हाउस में ही ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दी जहां ये रकम महफूज की जा सके। हारून ने पूरी दयानतदारी के साथ दोनों थैलों के नोटों में से एक थैले के नोट और अपने खर्च किए जाने कुछ रकम साथ ली। उन नोटों को इंतहाई महफूज तरीके से गाड़ी में रखा। ये खतरा हर वक्त महसूस रहता था कि किसी भी लम्हे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो उसे पुलिस की निगाहों से मशकूक कर दे। अब बहुत सी दुनियादारी की बातें भी उसे आ गई थीं। अपने आप को महफूज रखना बुनियादी ज़रूरत होती है। चुनाचा वो उस रकम को लेकर चल पड़ा और राना अहमद के बताए हुए पते पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर एक खातून से उसकी मुलाकात हुई। खातून, मैं आपके लिए अजनबी हूँ, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि आपके शोहर का दोस्त हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़ाती और प्राइवेट बातें करनी हैं। इसके लिए आपको इन बच्चों को यहाँ से हटाना होगा क्योंकि छोटे बच्चे राज को राज नहीं रख सकते। मुझे आपको कुछ अहम बातें बतानी हैं। औरत ने सर्द निगाहों से हारून को देखा तो हारून ने फौरन ही कहा, और आप मुझ पर मुकम्मल एतमाद कर सकती हैं। मैं आपको ज़रा बराबर कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ़ नहीं दूंगा। आप इस तरफ से मुतमिन रहें। ठीक है बच्चों, तुम जाओ। आप ये बताइए जनाब, आप क्या पीना पसंद करेंगे? अगर चाय पिला दें तो अनायत होगी। औरत ने तशवीश भरी निगाहों से गर्दन घुमाकर लड़की को देखा तो लड़की ने कहा, मैं चाय लेकर आती हूँ। हारून इस कैफियत पर ज़रा उलझ गया। जब दोनों बच्चे बाहर निकल गए तो औरत ने मदम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मैं ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करती कि हम लोग बस इस छत के नीचे बेकसी और बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक हम लोग घर की अशिया बेचकर काम चला रहे हैं। इंतहाई गुर्बत में गुजारा हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये जुमले अदा करने के बाद आपसे कोई माली मदद नहीं मांगूंगी। मैं सिर्फ आपको इस झझक की बात बता रही हूँ जो मेरी बेटी सबीना के चेहरे पर थी। हमारे पास चाय का सामान नहीं है, वो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करेगी। ओहो, मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि मैंने यहाँ पहुँचने में देर नहीं की। खातून, मैं आपको मुख्तसर सी तफसील बता दूं। मैं राना अहमद के साथ जेल में था। राना अहमद ने मुझे उस रकम के बारे में तफसील बताई जो उन्होंने एक दूर दराज इलाके में छुपा दी थी। ये तफसील बताते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस रकम को हासिल करने में कामयाब हो जाऊं तो इसमें से आधी रकम आप तक पहुंचा दूं, और ये रकम करोड़ों रुपए की शक्ल में है।
मैंने शदीद जदोजहद के बाद वो दौलत हासिल कर ली है। राना अहमद ने मुझे बताया था कि उनके बच्चे कसम पसरी की जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं अगर रकम पा लूं तो आधी रकम फौरन वहां पहुंचा दूं। मैं वो रकम अपने साथ लेकर आया हूं और जैसा कि आपको बता चुका हूं वो करोड़ों रुपए की शक्ल में है। आपसे सिर्फ एक बात मालूम करना चाहता हूं, क्या राना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस यहां आती रही है? ये बहुत पुरानी बात है। इब्तदा में पुलिस वालों ने मुझे सख्त परेशान किया। अब भी यूं समझ लीजिए कि इस घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली थी उन्होंने और इसे हर तरह से तलाश किया, लेकिन बज़ाहिर है उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला। अब तो तवील अरसा हुआ कोई इस तरफ रुख भी नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपके पास ऐसी कोई महफूज जगह है जहाँ आप आर्जी तौर पर ये रकम छुपा सकें? जो जगह राना अहमद की बीवी ने उसे दिखाई वो वाकई ऐसी थी कि ये रकम यहाँ साल हा साल महफूज रह सकती थी। नोटों को देखकर औरत की सांस भारी हो गया था। हारून ने उसमें से एक गुड्डी निकालकर उसे देते हुए कहा, और आप इसे निहायत एहतियात से खर्च करेंगी। मैं जैसा कि आपसे कह चुका हूं कि आपके लिए एक मकान का बंदोबस्त करूंगा और उसके बाद आपको वहां मुंतकिल कर दूंगा और राना अहमद जब छूट कर आएंगे तो मैं उनसे राब्ता रखूंगा। इस सिलसिले में मैं माफ़ी चाहती हूं। आप बेशक मेरे लिए मकान का बंदोबस्त कर दीजिए जहां हम राना के आने के बाद फ़ौरन ही मुंतकिल हो सकें, लेकिन इस वक्त तक जब तक राना जेल से छूट कर नहीं आते मुझे यहीं रहना होगा। हारून पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर कहने लगा, लेकिन एहतियात के साथ पास पड़ोस के लोगों को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि अचानक ही आपने बेहतर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैं जानती हूँ। राना अहमद की बीवी तंजिया अंदाज में हंसी, फिर बोली, अब वो लोग हमारी तरफ मतवज्जा नहीं होते क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म हो चुका है कि हम फाका कशी का शिकार हैं। दुनिया में लोग सिर्फ उससे दोस्ती रखते हैं जो एक मजबूत हैसियत का मालिक हो। ताहम मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। और हारून वापस अपने फ्लैट पर लौट चुका था और एक नई हैसियत से जिंदगी का आगाज कर चुका था, क्योंकि खाकान की सारी दौलत नजर आतिश कर चुका था और उन दोस्तों पर लुटा चुका था। वो लोग जानते थे कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है और अब अगर उसके पास दौलत देखेंगे तो यकीनन उसके बारे में सोचेंगे। होटल के क़याम का फैसला उसने नहायत एहतियात के साथ किया और इस बात से मुतमिन था कि जिंदगी भर एक अच्छे रास्ते पर आ गई है। हफ्ते में एक बार वो फार्म हाउस जरूर जाता और वहाँ एक आध दिन रहकर सुकून के लम्हात गुजारता। एक दिन वह फार्म हाउस पर क़याम पजीर था कि पहली बार उसे एक कार नजर आई जो फार्म हाउस के गेट के पास आकर रुकी थी। उसमें से एक नौजवान लड़का और लड़की नीचे उतरे और किसी कदर वहशतज़दा अंदाज में दौड़ते हुए अंदर आए। वो इस वक्त फार्म हाउस की एक क्यारी के पास खड़ा हुआ था। लड़की काफी खूबसूरत थी, नौजवान भी खुश शक्ल था, लेकिन दोनों के चेहरों पर वहशत के नकूश नजर आ रहे थे। मुआफ़ी चाहते हैं जनाब, हमारा एक साथी इत्तफाकिया तौर पर जख्मी हो गया है। क्या उसे इब्तदाई तबी अमदाद मिल सकती है? आपके पास अगर फर्स्ट एड बक्स है तो बराहे करम हमारी मदद करें। कहाँ है आपका साथी? हारून ने चौंक कर पूछा। वो कार की पिछली सीट पर लेटा हुआ है। असल में हम लोग 2 कारों पर सवार थे, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। हमारी एक कार उलट गई और हमारा साथी इससे जख्मी हुआ है। आप मुझे तफसील ना बताइए, कार अंदर ले आइए। हारून ने इंसानी हमदर्दी के तहत और थोड़ी देर के बाद वह उस जख्मी साथी की मरहम पट्टी में उन लोगों का हाथ बटा रहा था। लड़की ने अपना तारफ करते हुए कहा, मेरा नाम मीना है। नाम तो कुछ और है, लेकिन प्यार से मुझे मीना भी कहा जाता है। यकीनन जब किसी के प्यार करने वाले होते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम भी तराश लेते हैं। आपका ये फार्म हाउस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप इस वीराने में जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं? यहाँ मुलाजम वगैरह भी नजर नहीं आ रहे। ऐसा करें, आप लोग मुझसे मेरा इंटरव्यू करने से पहले मेरे उस फार्म हाउस के किचन का जायजा लें जहां हर चीज मुहैया है। आपका ये जख्मी साथी भी बेहतर हालत में है, इसलिए परेशानी का हर एहसास दिल से निकाल दें और किचन में जाकर खाने पीने की अशिया तैयार करें। आप लोग शायद यहाँ पिकनिक के लिए ही आए थे।
हाँ, और जरा सी शौकी से मामला खराब हो गया। हम लोग जज्बाती हो गए और दोनों गाड़ियां दौड़ाई जा रही थीं कि एक गाड़ी का टायर गड्ढे में आया और गाड़ी उलट गई। वो तो खुशकिस्मती है कि जख्मी सिर्फ एक शख्स हुआ। हमारे इस साथी का नाम आफताब है। गाड़ी अलबत्ता बहुत बुरी तरह खराब हो गई है और उल्टी पड़ी हुई है। बहरहाल आपको जिस तरह की भी अमदाद दरकार हो मैं हाजिर हूँ। सब ने अपना अपना तारुफ कराया। फिर 2 लड़कियां और एक नौजवान किचन की जानब चले गए। हारून को उन लोगों के साथ पुरलुत्फ महसूस कर रहा था। अब तक जिंदगी में औबाश दोस्तों के सहारे कदम आगे बढ़ाए थे और अब गौर करने से ये अंदाजा हुआ कि खाकान जो दौलत छोड़ गया था वो भी इतनी कम नहीं थी कि एक अच्छी जिंदगी बसर ना की जा सकती। लेकिन आवारा मजाज दोस्तों के साथ उस दौलत में पर लग गए थे और नतीजा बिल्कुल क्लाश होने की शक्ल में सामने आ गया था। और फिर मीना से दोस्ती उसकी चल निकली और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर एक दिन मीना ने उससे कहा कि आज शाम की चाय आप मेरे साथ पिएंगे मेरे घर। कोई हर्ज नहीं है, हारून ने कहा। यह बदले हुए फैसले का नतीजा था जो उसने अपने दिल में किया था, यानी ये कि लोगों से शनासाइयां पैदा की जाएं, एक सोशल लाइफ बनाई जाए। और शाम को वो मीना की खूबसूरत कोठी में पहुंच गया। उनमें से कई अफराद मौजूद थे जिससे उस दिन फार्म हाउस पर मुलाकात हुई थी। खुद आफताब भी मौजूद था। मीना ने उसे अपने बुजुर्गों से मिलाया और फिर एक शख्सियत ऐसी आई कि हारून हिल कर रह गया। उसे उस शख्सियत के कुछ नकूश याद थे। ये डॉक्टर राजी था जिसने महमजोई से वापसी पर खाकान के ज़ेर हदायत हारून का इलाज किया था और उसे हारून के बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम थीं। बूढ़ा हो चुका था लेकिन उसकी याददाश्त बेमिसाल थी। चेहरे के नकूश में भी कोई नुमाया तब्दीली पैदा नहीं हुई, जिसकी वजह से हारून ने उसे और उसने हारून को पहचान लिया। हारून सकते में रह गया था। डॉक्टर रादी खुद ही उसके पास आकर बैठ गया। इंतहाई हैरत अंगेज बात है मेरे बेटे कि जब इन लोगों ने तुम्हारा नाम हारून लिया, ना जाने क्यों मेरे जहन में एक चमक सी हुई। हारून नाम के लाखों अफराद इस दुनिया में होंगे, लेकिन इस वक्त गालबन मेरे दिमाग की कोई ऐसी हिस्स मुतासर हुई थी जो बहुत हसीयत रखती है और इंसानी दिमाग इन हिस्सियात से महरूम नहीं है। मेरे जहन में तुम्हारा जिक्र आया था और मैंने एक लम्हे के लिए तुम्हें याद किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि तुम कहाँ गए हो। खाकान की मौत की तो मुझे इत्तला मिल चुकी थी। आई एम सॉरी कि मैं दोबारा तुमसे नहीं मिल सका। वैसे कभी कभी शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि दुनिया इतनी वसी नहीं है, इंसान हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाए। दुनिया गोल है वाली मसाल मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। हारून को अपनी ज़ात की शिनाख्त और अपने माजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूमात डॉक्टर राजी से हासिल हो सकती थी। चुनाचा डॉक्टर राजी उसके लिए एक अहम हसीयत इख्तियार कर गया था। डॉक्टर राजी ने मीना या दूसरे लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो खुद भी नौजवान में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। इब्तदाई उम्र की बात और थी जब एक साइंटिस्ट की हैसियत से डॉक्टर राजी के दिन रात मसरूफ रहा करते थे। यही वो दौर था जब उसके दोस्त खाकान ने उसे बर्फ के वीरानों में मिलने वाले इस नौजवान के बारे में तफसीलात बताई थी और डॉक्टर राजी ने उसे एक इंतहाई दिलचस्प तजर्बे के तौर पर हैंडल किया था। उसके बाद वो अपनी मसरूफियात में इस तरह लग गया था कि फिर उसे इस नौजवान के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं मालूम हो सकी थी। अलबत्ता वो इतना ज़रूर जानता था कि चौंका नौजवान के चेहरे के नकूश प्रोफेसर खाकान के नकूश से बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए खाकान उसके बारे में जज्बाती था और उसने अपना सब कुछ उस नौजवान के हवाले कर दिया था। दूसरी मुलाकात पर डॉक्टर राजी ने हारून से उस कोठी के बारे में पूछा जिसमें खाकान रहा करता था। वहाँ तो खाकान ने अपनी तजर्बा गाह बना रखी थी और वहाँ उसके नवारदात भी थे, जबकि ये बच्चे बताते हैं कि तुमने शहर से बाहर एक फार्म हाउस बनाया है, उसमें रहते हो या फिर यहाँ के एक मकामी होटल में कोठी क्या हुई। यहाँ हारून को डॉक्टर राजी से झूठ बोलना पड़ा।
बहुत अरसे तक आपकी मुलाकात प्रोफेसर खाकान से नहीं हुई। उनके मजाज में एक नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई थी। उन्होंने अपनी वो कोठी वगैरह फरोख्त कर दी और उसके बाद उससे हासिल शुदा रकूमात न जाने कहाँ कहाँ मुंतकिल कर दी। ज़ाहिर है मेरा उन पर जोर नहीं था, फिर भी एक बड़ा हिस्सा उन्होंने मुझे दिया और मैंने उसे कारोबार में लगा दिया, जिसके नतीजे में मुझे इंतहाई माकूल आमदनी होती है। मीना इससे बहुत मुतासर थी और अक्सर उसके पास आती जाती रहती थी, लेकिन उसके जहन में मीना के लिए कोई अहम मकाम नहीं था। वो एक अजीबोगरीब फितरत इख्तियार करता जा रहा। फिर एक दिन हारून को डॉक्टर तन्हाई में एक सवाल किया कि तुम अपनी तन्हाई दूर करना जानते हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने चेहरे पर जो एक तलब सजाए हुए हो, वो तलब क्या है? अक्सर मेरे जहन में ये बात आई कि मैं तुमसे कुछ बातें करूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह कुछ थी। हालांकि मीना मुझे तुम्हारी जानब मुतवज्जा नज़र आती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने बदअहदी नहीं की और मैं भी ये बदअहदी नहीं करना चाहता। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? जी सर, अच्छी तरह, लेकिन एक गलतफहमी मैं भी दूर कर देना चाहता हूँ। तन्हाई के शिकवे से अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपसे कहूँगा कि मीना को मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दीजिए, तो ये तसव्वुर बिल्कुल नहीं है मेरे दिल में। मैं समझता हूँ मीना भी इस अंदाज में नहीं सोच रही। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे से इश्क नहीं करते। हारून के अल्फाज का रद्द अमल डॉक्टर रादी के चेहरे पर नजर आया। वो किसी कदर हैरान हो गया था। उसने संभल कर बैठते हुए कहा, ये एक अच्छी बात है जो तुमने मुझसे कही, क्योंकि अक्सर जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता था तो उलझ जाता था, ये सोचकर कि तुम एक बहुत अच्छे नौजवान हो। अगर तुमने कभी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो मैं किस तरह तुम्हें इनकार करूंगा। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। इसके अलावा तुम मुझे बताओ, मैं जिंदगी के हर शोबे में तुम्हारे साथ कुछ करके खुशी महसूस करूंगा। डॉक्टर अराजी वाकई खुश नजर आ रहा था। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने खुद मुझे इस बात का मौका दिया है कि मैं आपसे दिल की वो बात कह डालूं जो आसानी से कहना मेरे लिए मुश्किल बना हुआ है। डॉक्टर राजी, मैं आपसे अपने माजी के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ इस वक्त तक की बातें याद हैं जब एक अच्छी खासी पुख्ता उम्र में, जो समझ बूझ की उम्र थी, मैंने प्रोफेसर खाकान की ऐशगाह में आंख खोली थी और उनके साथ ही जिंदगी का आगाज किया था। एक ऐसी होशमंद जिंदगी का जिसमें मैं दुनिया के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन जानता था, और प्रोफेसर खाकान ने उस दुनिया को जानने में मेरी रहनुमाई की थी और मेरी बहुत मदद की थी। मैं उससे पहले की कहानी जानना चाहता हूँ, जब प्रोफेसर खाकान के तजर्बेगाह में मैंने होश की आंख खोली थी। अब आप मुझे बताइए, क्या इस सिलसिले में मेरी मदद की जा सकती है या आप मुझे नज़रअंदाज कर देंगे? डॉक्टर राजी की आंखों में दिलचस्पी के आसार नुमाया महसूस होते थे। उसने पुरख्याल गर्दन में के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं मेरे बेटे, मैं समझता हूँ ये मेरा अखलाकी फ़र्ज भी है और तुम्हारी पुरमोहब्बत रिफाकत का खराज भी। हारून के चेहरे पर शदीद दिलचस्पी नमूदार हुई। माजी से वाकफियत एक बड़ी बात होती है और उसे यूं लग रहा था जैसे उसके माजी की किताब खुलने वाली हो। ये तासर उसे डॉक्टर राजी का चेहरा देखकर पैदा हुआ। डॉक्टर राजी किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, वो बहुत ही मसरूफ जिंदगी थी मेरी। इतना मसरूफ रहता था मैं कि तुम्हें बता नहीं सकता। बेशुमार सरकारी मामलात थे और ऐसी बहुत सी बातें जो मेरी जिम्मेदारियां थीं। लेकिन जब प्रोफेसर खाकान ने मुझसे कहा कि वह मुझसे एक ऐसे अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। असल में प्रोफेसर खाकान से मेरी बहुत पुरानी शनासाई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो मेरी मसरूफियात में ताआवन करता था। उसके साथ एक बदतरीन हादसा हुआ था और उस हादसे ने उसे जख्मों से चूर चूर कर दिया था। उसकी बीवी और बेटा उसकी गैर मौजूदगी में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद उस जैसा संग दिल आदमी मोम बनकर रह गया। हुलिया ही बदल गया था उसका। उसने मुझे बताया था कि इस बार वो दुनिया की छत पर जा रहा है, यानी अंटार्कटिका का वो पुरइसरार बर्फानी इलाका। यहाँ जिंदगी 10% होती है और मौत 90%।
जिन लोगों के साथ वो उस बर्फानी दुनिया में गया शायद वो सब के सब हलाक हो गए और कोई ऐसा ना बचा जो उसके साथ वापस आ सकता। और फिर वो वापस आ गया और उसने हंगामी तौर पर मुझे अपनी रिहाइशगाह में तलब किया और वहाँ तुम्हें देखा। तुम सर्दी का शिकार थे और तुम्हारे जिस्म की हर रग में खून जमकर पत्थर हो गया था, लेकिन हैरान कुन तरीके से तुम्हारे अंदर जिंदगी मौजूद थी। मैंने अपनी साइंस की उम्र में ऐसा कोई अजूबा नहीं देखा। तुम्हारे बारे में तो लाखों बार ये तस्दीक की जा सकती थी कि तुम जिंदा नहीं हो, लेकिन मैंने प्रोफेसर खाकान की फरमाइश पर तुम्हारे अंदर जिंदगी की तलाश शुरू कर दी और उन कोशिशों का आगाज कर दिया जो तुम्हें जिंदगी की तरफ ला सकती थी। मैं ये तमाम कोशिशें करता रहा और कुदरत ने तुम्हें जिंदगी अता कर दी। और मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज बात बताऊं, तुम्हारी उम्र इस वक्त भी अब जैसी ही थी, यानी कोई नुमाया फर्क तुम्हारे अंदर नहीं था। चौंका तुम्हारे नकूश प्रोफेसर खाकान के बेटे हारून से मिलते जुलते थे, इसलिए खाकान ने तुम्हें हारून का नाम दिया। मेरे लिए तुम्हारे जिस्म पर तजर्बात बड़ी अहमियत के हामिल थे। बहरहाल जब तुम ठीक हो गए तो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगे। प्रोफेसर खाकान ने इसके बाद तुम्हें हर तरह का तोहफा दिया और फिर वो बात आई गई हो गई और तुम्हारी मसरूफियात के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। चौंका मैं खुद एक मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था। हाँ, एक बात बताओ, जब तुम होश में आए थे तो तुम्हारे बाजू पर चमड़े का एक चौड़ा तावीज बंधा हुआ था, एक किताब नुमा तावीज जो तुम्हारी वाहत मलकियत थी, वरना तुम्हारे जिस्म पर कपड़े तक मौजूद नहीं थे। उस तावीज के बारे में तुम्हें कुछ इल्म है कि वो कहाँ है? चमड़े का तावीज बेरंग और कदीम, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि वो तावीज़ मेरी मलकियत है। ये काम खुद प्रोफेसर खाकान ने किया था कि वो तावीज़ एक ऐसे सूटकेस में रख दिया था जिसमें मेरे लिबास वगैरह भी रहा करते थे। और वो सूटकेस, ओहो एक बात बताइए डॉक्टर राजी, आपके ख्याल में यकीनी तौर पर वो तावीज़ मेरी ही मलकियत था? बल्कि मैंने प्रोफेसर खाकान से उसका तज़किरा भी किया था कि उसे डॉक्टर नाजी को दिखाए। डॉक्टर नाजी दुनिया भर में अपनी महारत का लोहा मनवा चुका है, वो कदीम तहरीरें पढ़ने पर कादर है। प्रोफेसर खाकान ने कहा, वाकई उस तावीज़ से तुम्हारी शख्सियत से कुछ पर्दे हट सकते हैं, वरना उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अगर वो तावीज़ तुम्हारे पास मौजूद है तो हो सकता है हमें उससे कुछ मालूमात हासिल हो सकें, या फिर खुद तुम्हारे जहन में कुछ खाके हों तो मुझे बताओ ताकि उनसे कोई नतीजा अखज़ किया जा सके। हारून सोच में डूब गया। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। हारून ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और उसे वो याद आ गया कि चमड़े का वो तावीज़ एक सूटकेस में बंद था जिसमें चंद जोड़े कपड़े रखे हुए थे। इस वक्त वो बेघर बेदर था और वो सूटकेस उसने अपने एक दोस्त के घर यूं ही लापरवाही से रख दिया था। खुद वो इस दोस्त के घर भी नहीं था। इन दिनों बस एक दो बार जब उसे कपड़ों की ज़रूरत पेश आई थी तो वो उस दोस्त के यहाँ चला गया था और कपड़े ले आया था। इतना अरसा गुजर चुका था, पता नहीं वो सूटकेस अब रखा हुआ होगा या उसे फेंक दिया होगा। जबकि उसका दोस्त मुकर्रम जानता था कि वो एक अजीब से झगड़े में मुलव्वस होकर सजा पा चुका है। अलबत्ता वहां से निकलने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों में से किसी से नहीं मिला था। ऐसा कोई जानी दोस्त उसका था ही नहीं जो उसकी रिहाई के दिन गिन रहा हो और अंदाजा लगा चुका होता कि वो रहा हो गया है। बहरहाल मंसूबे बनाना जरूरी थे। डॉक्टर राजी के हाथ से निकलने के बाद उसने उस सेठ केस की तलाशी के लिए गौर करना शुरू कर दिया। एक अजीब सी हैरत दिल में थी। अगर वह सूटकेस मिल जाए और तावीज़ उसमें मौजूद हो सकता है उसे अपनी तलाश में आसानी हो जाए। अब तो एक शदीद धुन सवार हो गई थी। बहरहाल उस दोस्त तक जाने के लिए उसने अपना हुलिया तब्दील करना ज़रूरी समझा था। फिर वो अपने दोस्त मुकर्रम के घर पहुंच गया जो एक कच्ची बस्ती में रहता था। दरवाजे की जंजीर बजाई तो मुकर्रम ने दरवाज़ा खोला था। उसे पहचानने की कोशिश करता रहा और उसके बाद पुरजोश लहजे में बोला, अरे हारून, तुम रिहा हो गए? हाँ दोस्त, जिंदगी से रहा नहीं हुआ, जेल से छूट गया हूँ। तुमने एक बड़े आदमी को बहुत ज्यादा मारा था। तुम इस तरह के इंसान तो नहीं थे। बस जुनून का खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हारे हालात काफी खराब मालूम होते हैं।
कितने दिन हुए तुम्हें जिहाल से रहा हुए? 1 महीना हो चुका है। मेरे ये लिबास वगैरह देख रहे हो तुम। ज़ाहिर है बाहर की दुनिया में मेरा कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था। ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता रहा हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, ना जाने तुम कहाँ मसरूफ़ थे, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हारून ने उससे कहा कि मेरी एक अमानत, मेरा सूटकेस था तुम्हारे पास मौजूद। हाँ, वो जग गया और भागकर पकड़ लाया। उसने सूटकेस खोल कर देखा, कपड़े उसी तरह रखे हुए थे, और जब उसकी निगाह चमड़े में लिपटे हुए तावीज़ पर पड़ी तो उसके दिल को एकदम से सुकून का एहसास हुआ। अब तक वो तज़्ब का शिकार था कि सोच रहा था कि तावीज़ को एक बेकार शय समझकर ना फेंक दिया गया हो। कपड़े तो खैर क्या ही हैसियत रखते थे, लेकिन मुकर्रम इस लिहाज से काबिल एहतराम था, उसने हर चीज़ जूं की तूं रहने दी थी। तुम्हारा बेहद शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरा सामान उसी तरह संभाल कर रखा है। मैं अभी ये सूटकेस तुम्हारे पास ही छोड़े जा रहा हूँ, 2-4 दिन में वापस आकर ले जाऊंगा। और उससे पहले उसने वह तावीज़ अपने पास संभाल लिया था। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। जेल के दिन, जेल की रातें कैसे गुजरी भाई, मुझे तो बड़ा खौफ महसूस होता है। चलता हूँ मुकर्रम, फिर आऊँगा। ये मेरे पुराने कपड़ों का बंडल है, बाहर फेंक दो। तुम्हारी मर्जी है, ये बाकी कपड़े रख दूँ? हाँ, ज़रूरत हुई तो तुम्हें तकलीफ दूंगा और ये ले जाऊँगा। फिर वो वापस अपने होटल के उस कमरे में पहुँच गया था। अपने कमरे में पहुंचकर वो अपना हुलिया दुरुस्त करना चाहता था। लिफ्ट ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। वो वहां से आगे बढ़कर अपने कमरे के सामने पहुंच गया और फिर उसने चाबी निकालकर लॉक खोला। कमरे में गहरा अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन एक लम्हे के अंदर अंदर उसकी छठी हिस्स ने उसे एहसास दिलाया कि कोई खास बात है, वो अकेला नहीं है। वो एक लम्हे के लिए अंदर ठटक गया और उसने जल्दी से स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। चिट की आवाज के साथ कमरे में तेज रोशनी फैल गई। उससे कुछ फासले पर सोफे के साथ एक औरत खड़ी हुई थी, अरबी लिबास में मलबूस, चेहरे पर नकाब, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, और ये आंखें इस कदर खूबसूरत थी कि अगर उन पर निगाहें जमा दी जाएं तो हवास काबू में पाना मुश्किल हो जाए। हारून ने उन आंखों को देखा और उस पर एक सहर सा तारी हो गया। दूसरे लम्हे वो औरत तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, हारून का ये तिलस्म टूट गया और वो उस शहर से निकल आया जो उन आंखों ने उस पर तारी कर दिया था। वैसे भी एक लम्हे की बात थी, हो सकता है वो इस कदर मैसूर ना होता, लेकिन बंद कमरे में किसी औरत का वजूद उसके लिए हैरत का एक झटका भी था। वो औरत के निकलते ही उस शहर से आज़ाद हुआ तो फुर्ती से दरवाजे की तरफ दौड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने राहदारी के आखिरी सिरे पर सफ़ेद अरबी लिबास में मलबूस उस औरत को देखा जो लिफ्ट में दाखिल हो रही थी। हारून ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। हारून ने एक लंबी छलांग लगाई और फिर दूसरी लिफ्ट के पास पहुंच गया, लेकिन दूसरी लिफ्ट ऊपर गई हुई थी। हारून ने मायूसी से गर्दन हिलाई। एक ऐसी जगह थी जहां से वो नीचे उस सड़क का जायजा ले सकता था। यह राहदारी के आखिरी सिरे पर थी और उससे तेज हवाएं अंदर आती रहती थीं। अब अगर लिफ्ट से नीचे उतरना तो बेकार था, क्योंकि अभी तो लिफ्ट ऊपर से नीचे आती, उसकी मंजिल पर रुकती और उसमें सवार होता। इतनी देर में कोई भी गायब हो सकता था। चुनाचा एक बार फिर वो दौड़ा और उस निकली हुई जगह पर पहुंच गया। औरत थी या छल्लावा, वो लिफ्ट से उतरने के बाद भी अगर होटल के कोडियारे कोर पार करके दरवाजे से बाहर निकलती, तब भी इस बरक रफ्तारी थे वो सामने वाले फुटपाथ पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दरमियान में सड़क पर काफी तेज ट्रैफिक हुआ था। लेकिन हारून उसे एक कार के करीब देख रहा था और देखते ही देखते औरत ने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और आन की आन में कार स्टार्ट करके हवा हो गई। हारून उसे देखता रह गया था।